When white light is passed through a prism, it spreads out into a series of colored bands called spectrum. तो spectrum हम जानते हैं होता है collection of things, and यहाँ उसको बोला है collection of colored bands. आगे एक नोट वर्दी पॉइंट है इसमें कि रेड कलर इज डेविएटेड द लीस्ट एंड वॉयलेट इज डेविएटेड द मोस्ट. तो इसके लिए हमको जाना होगा क्लास 12 फिजिक्स रे ऑप्टिक्स चैप्टर. तो उसमें एक कंसेप्ट पढ़ते हैं हम कि वेवलेंथ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एंड हम जानते हैं कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, लाइट जब उस मीडियम में ट्रैवल करती है तो नॉर्मल से ज़्यादा डेविएट होती है. तो ये कंसेप्ट बना कि ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ज़्यादा डेविएशन. तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम हुआ, दैट्स वाई इसकी लीस्ट डेविएशन हुई. वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा, तो दैट्स वाई डेविएशन सबसे ज़्यादा. स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एंड उसका रीज़न बिकॉज वॉयलेट मर्जिस इनटू ब्लू, ब्लू इनटू ग्रीन एंड सो ऑन. तो हम जानते हैं कि ये स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, और वाइट लाइट होती है रेडिएशन. रेडिएशन का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होता है, कोई ब्रेक्स नहीं होते बीच में. हम रीजन्स डिफाइन करते हैं एमडब्ल्यूज के, पर्टिकुलर डिस्क्रीट वैल्यूज़ नहीं डिफाइन करते. यहाँ से डिफाइन करते हैं विजिबल रीजन होता है जैसे 400 से 750 नैनोमीटर तक, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, रीजन्स होते हैं. दैट्स वाई इनको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोला जाता है. लेकिन जो मैटर का एनर्जी जो एमिट करता है और उसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो डिस्क्रीट होता है, कंटिन्यूस नहीं होता. आगे हम देखते हैं कि उसको एटमिक स्पेक्ट्रम बोला जाता है. दो टाइप का होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. उसमें लाइंस बन जाती हैं, एक में डार्क लाइंस होती हैं और दूसरे में कलर्ड बैंड्स होते हैं लाइंस के. कंटिन्यूस नहीं होता, मेन बात है, लाइंस बन जाती है उसमें. ए सिमिलर स्पेक्ट्रम इज ऑफ रेनबो. ऑफ कोर्स रेनबो भी तो लाइट ही होता है, रेडिएशन का, तो वो भी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है. रेडिएशन व्हेन इंटरेक्ट्स विद मैटर इट एग्जिबिट्स पार्टिकल नेचर. हम पढ़ चुके हैं अभी अभी इसको. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में एब्जॉर्ब एनर्जी एंड रीच अ हायर एनर्जी स्टेट, एंड व्हेन दे आर रिटर्न टू देयर नॉर्मल स्टेट और ग्राउंड स्टेट दे एमिट रेडिएशंस, और इसी को बोला जाता है एमिशन स्पेक्ट्रा. The spectrum of radiation emitted by a substance that has absorbed energy is called emission spectrum. ये नीचे वही दी गई है कि एटम्स एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और ग्राउंड स्टेट में जब आते हैं तो एनर्जी एमिट करते हैं. ये एक इंटरेस्टिंग बात दी गई है आगे, दैट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम. इसमें से कौन सा फोटोग्राफिक नेगेटिव होता है एमिशन और एब्जॉर्प्शन में से, ये आपको याद रखना है. तो आगे अब जब आप पढ़ेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम तो आपको पता लगा कि एमिशन स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं फोटोग्राफिक रिकॉर्डिंग. एमिशन स्पेक्ट्रम को बोला जाता है फोटोग्राफिक रिकॉर्डिंग, और फोटोग्राफिक नेगेटिव बोला जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को. तो फोटोग्राफिक रिकॉर्डिंग का क्या मतलब है, क्योंकि एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर क्योंकि एमिट करते हैं एटम रेडिएशंस को डिफरेंट वेवलेंथ की, तो इसमें कलर्ड बैंड बन जाते हैं, डिफरेंट कलर्स बैंड्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स. तो इसलिए डिफरेंट कलर्स बन जाते हैं, इसलिए फोटोग्राफिक बोला गया है इसमें, क्योंकि फोटोग्राफ में डिफरेंट कलर से मिलकर बनी होती है ना फोटोग्राफ, अलग अलग तरह के कलर्स होते हैं उसमें, इसलिए इसको फोटोग्राफिक रिकॉर्डिंग बोला गया है. एंड ये जो दूसरा है फोटोग्राफिक नेगेटिव, इस ये होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्योंकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डार्क लाइंस बन जाती हैं. एंड हम जानते हैं कि फोटोग्राफिक नेगेटिव ये जो होता है फोटोग्राफ्स का, ये ब्लैक एंड वाइट तरीके का होता है. तो इसमें यहाँ तो वाइट भी नहीं है, सिर्फ डार्क लाइंस ही बन रही हैं, इसलिए इसको फोटोग्राफी नेगेटिव बोला जाता है. तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए. एंड डेफिनेटली इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूछी जा सकती है कि कौन सा फोटोग्राफिक नेगेटिव होता है इनमें से और कौन सा फोटोग्राफिक रिकॉर्डिंग होती है.
when radiation is passed through a sample, it absorbs some radiation of certain wavelengths. The missing wavelengths corresponds to the radiation absorbed by the matter and leave dark spaces in the bright continuous spectrum. इसको बोला जाता है absorption spectrum. हमने रेडिएशंस या लाइट पास करी एक मैटर के सैंपल में और उसने अपनी मर्जी की कुछ वेवलेंथ चुनी और उनको एब्जॉर्ब कर लिया, तो बाकी जो लाइट उससे पास होके निकलेगी उसमें वही वेवलेंथ्स एब्सेंट होंगी जो मैटर या इस सैंपल ने एब्जॉर्ब कर ली। तो उनके कोरिस्पोंडिंग हमें डार्क स्पेस मिलेंगे उस ब्राइट कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में जो हमने डाला था एटम के ऊपर, क्योंकि वही तो वेवलेंथ्स थी जो उस मैटर ने एब्जॉर्ब कर ली। तो बिकॉज वो एब्जॉर्ब कर ली तो आगे जब पास होके निकलेगी उससे लाइट, उसमें ये वेवलेंथ्स हमें नहीं मिलेंगी, इनकी जगह डार्क स्पेस मिलेंगे, यानी वैक्यूम मिलेगा इनकी जगह, डार्क अंधेरा मिलेगा, क्योंकि इनके कोरस्पोंडिंग कलर्स के कोरस्पोंडिंग जो वेवलेंथ थी वो तो मैटर ने यानी सैंपल ने एब्जॉर्ब कर ली। स्टडी ऑफ एमिशन या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी बोला जाता है, सिंपल नेम टू रिमेंबर। द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स डू नॉट शो कंटिन्यूस स्प्रेड। हम देख ही चुके हैं जो मैटर का स्पेक्ट्रम होता है, एनर्जी एमिटेड बाय द एटम्स, इट इज़ नॉट कंटिन्यूस। रेडिएशन का यानी लाइट का होता है कंटिन्यूस, रैदर इट दे एमिट लाइट ओनली एट स्पेसिफिक वेवलेंथ्स विद डार्क स्पेसिस बिटवीन देम। सो हमने देखा कि जो जो वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब करता है मैटर या सैंपल, मैटर का सैंपल लाइट से, वही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो जो वेवलेंथ्स वो एब्जॉर्ब करता है एमिशन स्पेक्ट्रम में वही वो एमिट करेगा। तो उनके बीच में, क्योंकि लाइट का तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम था, उनके अलावा जो बीच में स्पेस बचे वो हमें डार्क स्पेसेस देखने को मिलेंगे जब वो पास हो जाएगी लाइट उस मैटर सैंपल से इन द एमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये पिक्चर से ज़्यादा क्लियर होगा जब हम डायग्राम देखेंगे इस प्रोसेस का। Such spectra are called line spectra or atomic spectra because the emitted radiation is identified by the bright lines in the spectra. Bright lines के ज़रिए हम आइडेंटिफाई करते हैं स्पेक्ट्रम को, इसको इसलिए इसको बोला जाता है लाइन स्पेक्ट्रा, लाइंस बन जाती हैं। थ्योरी में आगे बढ़ने से पहले हम एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो एक एक्साइटेड सैंपल वो होता है जिसने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रखा है, उसको एक्साइटेड स्टेट में गया हुआ एटम्स या मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो जब ये एमिट करता है एनर्जी को, इसको बोला जाता है एमिशन स्पेक्ट्रम। एंड यहाँ आपको देखने को मिलेंगी डिस्क्रीट वेवलेंथ्स की लाइट, इसी को बोला जाता है लाइन स्पेक्ट्रम। कायदे से हमको पहले एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखना चाहिए, तब हम बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे एमिशन स्पेक्ट्रम को। तो वाइट लाइट का सोर्स यानी सोर्स रेडिएशन जब पास की जाती है एक एब्जॉर्बिंग सैंपल से, ये एटम या मॉलिक्यूल्स हैं जो एब्जॉर्ब करेगा। अभी ये ग्राउंड स्टेट में एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो जब वाइट लाइट पास की जाती है इसके ऊपर, तो ये अपनी पसंद की कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वाइट लाइट्स में से वो कट गई ना वेवलेंथ्स, तो उनकी जगह हमें मिलेंगे डार्क लाइंस। वाइट लाइट में फिर डार्क लाइंस मिलेंगी उनकी जगह, एंड इसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोला जाता है एटम का। एटम ने एब्जॉर्ब कर ली उन स्पेसिफिक वेवलेंथ्स को और वाइट लाइट में उनकी जगह बची फिर डार्क लाइंस। अब जब इस एक्साइटेड सैंपल को जिसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है, जब इसको रखा जाएगा एनर्जी को दोबारा रिलीज़ करने के लिए, एक्साइटेड जब ये एनर्जी को रिलीज़ करेगा तो उन्हीं वेवलेंथ्स को एमिट करेगा जो इसने एब्जॉर्ब किए हैं वाइट लाइट से। तो तब हमारे पास बन जाएगा लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, इसको एमिशन स्पेक्ट्रम बोलेंगे।
तो जिन वेवलेंथ्स के यहाँ डार्क स्पेसेस बन गए थे वाइट लाइट में, वही वेवलेंथ्स एमिशन स्पेक्ट्रम में एटम एमिट करता है और हमें डिफरेंट वेवलेंथ्स के कोरिस्पोंडिंग लाइंस देखने को मिलते हैं। इसको बोला जाता है एमिशन स्पेक्ट्रम। तो आई होप अब आपको ये एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लियर हुआ होगा। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं अब। atomic emission, light emitted by an excited hydrogen atom when passed through a prism separates into certain discrete wavelengths. Thus an emission spectrum, which is a photographic recording of separated wavelengths, is called line spectrum. Any sample contains enormous number of atoms, although a single atom can only be can be in only one excited state at a time. Collection of atoms contains all possible excited states. So that's why यहाँ आपको जो दिख रही है number of wavelengths, they results from all possible excited states of atoms, because एक सिंगल एटम के थ्रू लाइट पास नहीं की गई थी, हमें सैंपल के थ्रू लाइट पास की गई थी। तो सैंपल में बहुत सारे एटम्स होते हैं, ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ वेवलेंथ माइट बी प्रेजेंट देयर, सो दैट्स वाई जितनी सारी पॉसिबल वेवलेंथ हो सकती थी यहाँ पे एमिट की गई हैं वो। आगे है एटमिक एब्जॉर्प्शन। व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अनएक्साइटेड हाइड्रोजन एटम, the transmitted light is lacking in intensity of some wavelengths that are absorbed by that sample are emitted in a या एमिशन स्पेक्ट्रम में जो एमिट की गई थी भाई, जो एब्जॉर्ब करेगा स्पेसिफिक वेवलेंथ सैंपल वही तो एमिट करेगा ना। सो वही बोला गया कि सेम वेवलेंथ्स दैट आर एमिटेड इन एमिशन स्पेक्ट्रा आर लैक्ड इन दिस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। द रिकॉर्डेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज आल्सो अ लाइन स्पेक्ट्रम। ये डार्क लाइन स्पेक्ट्रम होता है, इसमें डार्क लाइंस मिलती हैं और उसमें कलर्ड लाइंस मिलती हैं। होते दोनों लाइन स्पेक्ट्रम है, एमिशन एब्जॉर्प्शन एंड फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ द एमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये था आपका स्पेक्ट्रम, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब इसको बोला जाता है फिंगरप्रिंट ऑफ एटम। जानते हैं क्यों? line emission spectra of each element is unique. Each element has unique line spectrum. एलिमेंट्स या एटम्स को पहचानने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हर एक इंसान का अलग फिंगरप्रिंट होता है ह्यूमंस का, वैसे हर एक एटम का लाइन स्पेक्ट्रा अलग अलग होता है। तो एटम्स को पहचानने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। They are used to identify unknown atoms in the same way as fingerprints are used to identify people. Exact matching of known element with lines from an unknown sample quickly establish the identity. तो हमारे पास अगर कोई unknown sample है, कोई मिनरल है, मान लीजिए हमारे पास उसमें एटम्स हैं, तो उसका अगर लाइन स्पेक्ट्रा मैच कर जा रहा है एक नॉन एलिमेंट के लाइन स्पेक्ट्रा, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि जो नॉन एलिमेंट है और जो सैंपल है वो दोनों सेम एलिमेंट के हैं। तो ऐसे आइडेंटिफाई किया जाता है लाइन स्पेक्ट्रा के थ्रू। Bunsen was the first to investigate line spectra to identify elements. तो ये याद रखना आसान है। एस ब्लॉक के अंदर हम जानते हैं कि बंसन फ्लेम का इस्तेमाल किया जाता है कलर्स के थ्रू एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये एस ब्लॉक में हम पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए आप इसको याद रख सकते हैं कि बंसन वाज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई एटम्स थ्रू लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा से भी वैसे एक्चुअली प्रोसेस यही होता है वो बंसन फ्लेम का, कि पहले एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं एटम और जो लाइंस एमिट करते हैं डिफरेंट कलर्स की, उनके आधार पे आइडेंटिफाई किया जाता है एलिमेंट्स को। तो बंसन वाज द फर्स्ट टू डू सो, एंड हम इसको याद रखते हैं बंसन फ्लेम से। यहाँ कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं जो डिस्कवर किए गए थे फ्रॉम देयर मिनरल्स बाय यूजिंग दिस सेम स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा। तो इनको याद रखना बहुत आसान है। इनके अंदर एक एक जो जितने भी 3 ब्लॉक हैं हमारे पास SPD, उन सब से अलग अलग एलिमेंट्स लिए गए हैं, यहाँ पे सबसे लिए गए हैं
अलग अलग तरीके से, तो इनको याद रखना आसान है। एक्चुअली एफ जो ब्लॉक होता है उससे यहाँ नहीं लिए गए, उसका रीज़न ये है क्योंकि एफ ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं दैट आर आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड, दे आर नॉट डिस्कवर्ड फ्रॉम मिनरल्स, मिनरल्स में पाए ही नहीं जाते, वो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किए जाते हैं और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। दैट्स वाई एफ ब्लॉक से तो है ही नहीं, तो ऑब्वियस है क्यों नहीं है। एंड एस पी डी तीनों से है, यहाँ पे क्या कैसे है देख लेते हैं। रुबीडियम और सीजियम यहाँ पे एस ब्लॉक से देंगे, एक साथ होते हैं ये एस ब्लॉक के अंदर। गैलियम इंडियम थैलियम ये एक साथ होते हैं पी ब्लॉक के अंदर अंडर बोरोन फैमिली, तो ये इकट्ठे हो गए। और उसके बाद स्कैंडियम होता है डी ब्लॉक से, तो एक एक ब्लॉक से आपको एलिमेंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, तो ऐसे आप इनको याद रख सकते हैं। और इनके अलावा एक हीलियम भी दिया गया जो अलग से दिया गया, तो ये अलग लाइन है तो ऐसे ही याद हो जाएगी आपको कि इट वाज डिस्कवर्ड इन द सन बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। एक्चुअली इसको हम डिटेल में पढ़ने भी वाले हैं। द प्रोसेस बाय विच हीलियम इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड सन, इट इज़ फ्यूजन प्रोसेस। क्लास 12 फिजिक्स न्यूक्लियाई चैप्टर है, उसमें डिटेल में ये प्रोसेस आएगी, तो ये तो आपको याद रह ही जाना है। ये ऊपर वाले मैंने आपको बता दिया कि कैसे याद रखने हैं आपको। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, when an electric discharge is passed through gaseous hydrogen, H2 molecules dissociate and the energetically excited hydrogen atoms emit radiation of discrete frequencies that consist of series of lines। तो इसी को बोला जाता है लाइन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। एंड दिस सीरीज ऑफ लाइन्स वॉज फर्स्ट शोन बाय बामर, ये ज़रूर याद रखिए, इट वॉज फर्स्ट शोन बाय बामर, बामर सीरीज सबसे पहले डिस्कवर की गई थी, ये ज़रूर याद रखिए, पूछा जा सकता है आपसे। एंड दीज स्पेक्ट्रल लाइन्स आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर लाइन्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, दैट इज फॉर बामर सीरीज। This series of lines formula represents Balmer series. So the wave number of the series of lines of Balmer series is represented by this formula 109677 1 upon 2 square minus 1 upon n square सेंटीमीटर इनवर्स। जी हाँ, ये जो नंबर है 109677 सेंटीमीटर में, आपको याद रखना है, इसको रिडबर्ग कांस्टेंट बोला जाता है। सभी एलिमेंट्स के लिए अलग अलग होता है। रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन इज 109677 पर सेंटीमीटर। एंड हेयर एन इज एन इंटीजर विच इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 3। तो जो निचला लेवल होता है ग्राउंड स्टेट इन केस ऑफ बामर सीरीज इट इज सेकंड, एन इज इक्वल टू 2, तो उससे ऊपर वाला एन इज इक्वल टू 3 हो सकता है, यानी 3 से 2 ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन हो सकता है, या 4 से 2 में भी हो सकता है। तो मिनिमम 3 होगा N2 एंड मैक्सिमम इन्फिनिटी तक हो सकता है, ये बात बताएगी आपको। बामर सीरीज अपीयर इन द विजिबल रीजन, सो इसमें जितनी भी वेवलेंथ्स प्रोड्यूस की जाती हैं, लाइंस ऑफ वेवलेंथ, वो कलर्ड होती हैं, ये मेन बात है इसमें। बाकी सब देख लीजिए, लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फुंड, तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखने लायक है कि सबसे पहली सीरीज जो होती है इन द सीक्वेंस इट इज़ लाइमन, लेकिन सबसे पहले डिस्कवर जो की गई थी वो बामर है, तो ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान होना चाहिए आपको, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एंड लाइमन लाई करती है अल्ट्रा वायलेट रीजन में और बामर विजिबल रीजन में, अभी हमने देखा, एंड बाकी तीनों इंफ्रारेड रीजन में। तो ये सीक्वेंस आपको पता है, मैंने अभी स्पेक्ट्रल जो सीक्वेंस है स्पेक्ट्रम का, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम, उसका सीक्वेंस मैंने आपको लर्न करना सिखाया इंक्रीजिंग वेवलेंथ में, तो वही है, ये अल्ट्रावायलेट सबसे पहले आता है, लाइमन में अल्ट्रावायलेट होता है, बामर में विजिबल और बाकी तीनों में इंफ्रारेड होता है। Rydberg noted that all series of line can be described by this formula, तो ये जनरल फॉर्मूला होता है 1/n1 square minus 1/n2 square, and of course n2 is n1 plus 1। एक ऊपर वाले लेवल से
नीचे वाले लेवल में जब ट्रांजिशन होता है तो N2 होता है N1+1। दो लेवल ऊपर से जब ट्रांजिशन होता है ग्राउंड स्टेट में तो N1+2 होता है, सो ऑन इन्फिनिटी से भी N1 में ट्रांजिशन हो सकता है। रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन इज दिस। सो डिफरेंट एटम्स के लिए रिडबर्ग कांस्टेंट डिफरेंट होता है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला मत याद रखिए क्योंकि वो एनसीईआरटी में गिवन ही नहीं है, लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए कि डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट होता है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होगा उसमें जेड कहीं आता होगा एटॉमिक नंबर। तो जैसे जैसे वो बढ़ता है या घटता है उसके कारण इसकी वैल्यूज़ भी घटती बढ़ती रहती होगी डिफरेंट एलिमेंट्स के। मेन बात यहाँ याद रखने की है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट होता है, हाइड्रोजन के लिए इतना है, ये याद रखिए। और कांस्टेंट नहीं होता सभी एटम्स के लिए, ये याद रखिए, डिफरेंट होता है। फर्स्ट 5 सीरीज ऑफ लाइंस आर लाइमन बामर पास्टियन ब्रैकेट फंड हम देख ही चुके हैं। हाइड्रोजन एटम हैज़ द सिंपलेस्ट लाइन स्पेक्ट्रम। इसका रीजन यही है कि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के अंदर। सो हमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देखने को मिलती कि जिन एटम्स के अंदर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक से ज़्यादा, तो उसमें लेवल्स भी डिफरेंट कर जाते हैं। डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, तो उस उनमें डिफरेंट एटम्स में जो हाइड्रोजन के अलावा होते हैं, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं तो उनके एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स भी ज़्यादा होंगे, तो उसी प्रपोर्शंस में उनके ट्रांजिशंस भी ज़्यादा होंगे फ्रॉम हायर लेवल्स टू लोअर लेवल्स, क्योंकि लेवल्स ही ज़्यादा हो गए एनर्जी के। तो दैट्स हाउ लाइन स्पेक्ट्रम भी उनके बहुत ज़्यादा होंगे, तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा उसका स्पेक्ट्रम। दैट्स वाई यहाँ क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन में हाइड्रोजन में, इसलिए उसको सिंपलेस्ट लाइन स्पेक्ट्रम बोला गया है। लाइमन बामर पास्चन सीरीज के ट्रांजिशंस के लिए डायग्राम दिया हुआ है आपको। n इज इक्वस टू 1 में जब इलेक्ट्रॉन पड़ता है किसी हाइयर एक्साइटेड एनर्जी लेवल से तो लाइमन सीरीज निकलती है, एंड इट इज़ इन अल्ट्रा वायलेट रीजन हम देख ही चुके हैं। n इज इक्वस टू 2 में जब पड़ता है तो उसको ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 2 होती है तो बामर, और n इज इक्वस टू 3 होती है तो पास्चन, n इज इक्वस टू 4 होती है तो ब्रैकेट, एंड n इज टू 5 होती है तो फुंड सीरीज। तो ये 5 सीरीज आपको दी हुई हैं, ये आपको ये सिर्फ 5 ही याद रखनी है। एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए, नोट वर्दी। बामर सीरीज क्योंकि विजिबल रीजन में लाई करती है, क्यों इसलिए इसमें डिफरेंट कलर्स की लाइंस हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ ये पॉइंट देखिए कि N2 और N3 में क्योंकि एनर्जी लेवल डिफरेंस सबसे कम है यहाँ पे एक ही लेवल का, तो इसमें जो वेवलेंथ प्रोड्यूस हो रही है वो रेड कलर की हो रही है, और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला एनर्जी का, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, यानी एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। एनर्जी लेवल डिफरेंस इसका सबसे कम है तो वेवलेंथ इसमें मैक्सिमम कलर की वेवलेंथ इसमें एमिट की गई है रेड कलर की। और n इज इक्वल टू 6 से n इज इक्वल टू 2, एनर्जी लेवल डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, एनर्जी सबसे ज़्यादा, तो वेवलेंथ इसमें सबसे कम जिस कलर की होगी वो एमिट की जाएगी, तो यहाँ पे वॉयलेट कलर की वेवलेंथ एमिट की गई है। तो ये डायग्राम के थ्रू भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है या थ्योरेटिकली भी पूछ सकता है आपसे, तो ध्यान रखिए इस चीज़ को। लाइन स्पेक्ट्रा फॉर हैवियर एटम्स, इनमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसी इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स, हम देख ही चुके हैं ऐसा क्यों होता है। There are certain features which are common to all line spectra. लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ ईच एलिमेंट इज़ यूनिक, हम देख ही चुके हैं, आइडेंटिटी होता है ये एक एलिमेंट का, एंड देर इज़ रेगुलरिटी इन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ ईच एलिमेंट। एंड ये रेगुलरिटी का रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दीज सिमिलैरिटीज़ और रेगुलरिटीज़, इट इज़ इन अंडरस्टैंडिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ से हमें समझ आएगा कि इनमें सिमिलैरिटीज़ क्यों होती है लाइन स्पेक्ट्रा में, रेगुलरिटीज़ क्यों होती हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के या एटम्स में। तो हम जानते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स का जो कोर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है
वो सेम होता है, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें सोडियम और मैग्नीशियम का, तो सोडियम के अंदर 1:2:2p6 ये कॉन्फ़िगरेशन होती है फर्स्ट 10 इलेक्ट्रॉन्स की। फिर आगे 11th इलेक्ट्रॉन होता है 3s1 में, और 11th एंड 12th इलेक्ट्रॉन होते हैं मैग्नीशियम के अंदर 3s2 के अंदर। तो 2p6 तक दोनों की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो सेम होती है। दैट इज़ द रीज़न सारे के सारे एलिमेंट्स में जो कि कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम होती है। दैट्स वाई इनमें इनके एटॉमिक स्पेक्ट्रा में सिमिलैरिटीज़ या रेगुलरिटीज़ पाई जाती हैं। सिर्फ कुछ ही इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट होने के कारण उनके स्पेक्ट्रा में हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, बाकी सारी हमें रेगुलरिटीज़ देखने को मिलती हैं। सो दैट्स वाई इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा हम रेगुलरिटीज़ फाइंड कर सकते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा में। Bohr's model for hydrogen atom. Bohr was the first to explain the structure of hydrogen atom and spectrum using Planck's quantum theory. So ये हम पहले भी देख चुके हैं कि बोहर ने एक्सप्लेन करा था स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एंड एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक्सप्लेन करा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी पार्टिकल नेचर ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो ये दोनों पॉइंट हम पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पे जो यूनिक पॉइंट आई, इट इज स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रम, बोथ ऑफ दीज आर एक्सप्लेन्ड बाय बोहर यूजिंग प्लैंक्स कंसेप्ट। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बोहर का जो ने मॉडल दिया था हाइड्रोजन आइटम का, इट इज़ यूज टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन। तो दैट्स हाउ स्ट्रक्चर ईट्स ने एक्सप्लेन की थी, तो ये तो हमें याद यहाँ से रह ही जाएगा। स्पेक्ट्रम हम पहले भी देख चुके हैं। आज की डेट में जो हम एटम का मॉडल देखते हैं, इट इज़ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जो कि सबसे मॉडर्न है, सबसे लेटेस्ट है। इट इज़ जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ बोहर्स मॉडल्स ऑफ एटम, सिर्फ उसकी एक्सटेंशन है। सो इट वाज बोहर who was first to explain the stable structure of hydrogen atom। तो फर्स्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्योंकि जो डाल्टन से और रदरफोर्ड थे उनके मॉडल्स अनस्टेबल कंफर्म हो गए थे, प्रूव हो गए थे अनस्टेबल। द फर्स्ट स्टेबल मॉडल ऑफ एटम जो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करवाया एंड एग्जैक्ट स्ट्रक्चर को बता पाया हाइड्रोजन एटम के अंदर की पोजीशंस क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल्स वगैरह, स्टेबिलिटी बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करवाया, वो बोहर मॉडल था। तो ये ज़रूर याद रखिए, ये पूछा जा सकता है आपसे। बोहर्स पोस्टुलेट देख लेते हैं, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के पोस्टुलेट्स। Electron in the hydrogen atom can move around the nucleus in a circular path of fixed radius and energy, और इनको बोला उसने ऑर्बिट्स। तो ऑर्बिट्स जो बोले थे रदरफोर्ड ने, उसने ये टर्म यूज़ नहीं की थी, फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी। दैट्स वाई उसका जो मॉडल था एटम का वो रिजेक्ट हो गया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वालों ने बोल दिया था कि भाई जो चार्ज पार्टिकल घूमेगा तेरे ऑर्बिट्स के अंदर वो एनर्जी को लूज़ करेगा और न्यूक्लियस में गिर जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी पर सवाल खड़ा हो गया था। उसने ये क्योंकि ये अजम्पशन नहीं लिया था कि ये जो ऑर्बिट्स होते हैं फिक्स्ड रेडियस और एनर्जी के होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करता एनर्जी इनमें घूमते हुए, ये अजम्पशन लिया था, पोस्टुलेट किया था बोहर ने। दैट्स वाई स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर पाया था ये एटम की। वही आपको दूसरे पोस्टुलेट में बताया गया कि दैट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। आगे सिर्फ इतना बताया गया आपको कि जब हाइयर से लोअर में जाता है, लोअर में हाइयर में जाता है, तब उसकी एनर्जी चेंज होती है। इन फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिट्स में घूमते हैं उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती, इन लेवल्स में फिक्स होती है उसकी एनर्जी। द एनर्जी चेंज डज नॉट टेक प्लेस इन अ कंटिन्यूस मैनर। तो हम जानते हैं कि एटमिक स्पेक्ट्रा, एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ये कंटिन्यूस नहीं होते, डिस्क्रीट वेवलेंथ्स हमें देखने को मिलती हैं इनमें। तो या कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है सिर्फ रेडिएशन का, लाइट का, EMW रेडिएशन का, मैटर का जो
स्पेक्ट्रा होता है, इट इज़ नॉट कंटिन्यूस, डिस्क्रीट वेवलेंथ होती है इसमें। एक्चुअली ये जो अजम्पशन लिया था बोहर ने कि ये इन ऑर्बिट्स की एनर्जी फिक्स होती है, ये ईएम थ्योरी वालों के सर के ऊपर से जाने वाली बात थी, क्योंकि भाई जब इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है और एक्सेलरेशन में होता है सर्कुलर मोशन के अंदर, तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल उसको एनर्जी लूज करनी चाहिए, क्योंकि ईएम वेव बन जाता है वो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल और एनर्जी एमिट कर देता है इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो एनर्जी लूज करनी चाहिए और न्यूक्लियस में गिरना चाहिए, ईएम थ्योरी वालों की ये कंसेप्ट था। लेकिन बोहर ने उनको ये बात बोल के चुप कराया कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, आपकी जो थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है, क्लासिकल फिजिक्स का ये पार्ट है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए बनी है ये। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत छोटे, इन पे आपकी ये मैक्रोस्कोपिक पे चलने वाली क्लासिकल फिजिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी नहीं लगती। तो ये बोल के उसने चुप कराया उनको, और दैट्स वाई वो ये बोल पाया कि फिक्स्ड एनर्जी होती है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रॉन के केस में इन ऑर्बिट्स की। तो ये आर्ग्यूमेंट बोहर का यहाँ आपको देखने को मिलता नहीं मिला, लेकिन जो क्लास 12 फिजिक्स में एटम्स चैप्टर है उसके अंदर साफ साफ ये बात बताते हैं, बोर आर्ग्यूमेंट देते हैं कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग लाज होने चाहिए और मैक्रोस्कोपिक के लिए अलग होने चाहिए, उनको मिक्स मत कीजिए, ये साफ साफ आर्ग्यू करते हैं वहाँ पे बोर। तो इंटरेस्टिंग होगा काफ़ी उस चैप्टर को देखना। आगे एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन आपको दी गई यहाँ पे, इसको हम देखते ही हैं डिटेल में रोटेशनल मोशन चैप्टर के अंदर, तो यहाँ इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंगुलर मोमेंटम इज एंगुलर एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम, वहाँ होता है मास इनटू वेलोसिटी, यहाँ होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर और एंगुलर वेलोसिटी होती है वी अपॉन आर, पुट दिस वैल्यू यू विल गेट एंगुलर मोमेंटम टू बी एम वी आर। तीसरा जो पोस्टुलेट था बोहर का, उसमें फ्रीक्वेंसी बताई गई है, frequency of radiation absorbed emitted when a transition occurs between two stationary states that different energy is given by। तो हमारा जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल्स टू एच न्यू, वही यूज़ किया यहाँ पे, यहाँ से न्यू आ जाएगा, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स डिवाइड बाई एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। even at the energies of the lower and the higher allowed energy states, एंड दिस एक्सप्रेशन कॉमनली नोन एज बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल। याद रखिए इसको, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई बाई एच, इसको बोला जाता है बोहर्स फ्रीक्वेंसी यू रूल। इसको याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। वैसे याद रखना आसान है, क्योंकि जो ये बोहर्स मॉडल है जो ये बोहर ने दिया था, तो इसको बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल इसलिए बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है दिया बोहर ने सा, दैट्स वाई बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल। एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, तो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज़ किया था एज अ पोस्टुलेट बोहर ने इन हिज मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। अब ये फॉर्मूला भी याद रखना आसान है, एंगुलर एन इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट इन ओनली दोज एनर्जी लेवल्स whose angular momentum is इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई। तो यहाँ एच अपॉन टू पाई ही क्यों लिया गया, तो ये आपको यहाँ से क्लियर होगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम के जो डायमेंशंस होते हैं दे आर एग्जैक्टली सेम एज दिस प्लैंक्स कांस्टेंट, दैट्स व्हाई इस प्लैंक्स कांस्टेंट का इस्तेमाल किया बोहर ने टू डिफाइन एंगुलर मोमेंटम एंड इन द क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वही बात बोली गई यहाँ पे आगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस ग्रीन बॉक्स में नीट में आने लायक कोई भी चीज़ है ये, तो इसको प्राउडली इग्नोर कर सकते हैं आप। इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई, दैट मीन्स इट इज क्वांटाइज्ड and radiation is emitted or absorbed
only when the transition occurs फ्रॉम वन क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम टू अनदर। तो एन की किसी हाइयर वैल्यू या लोअर वैल्यू से जब ट्रांजिशन होता है, ऑफ कोर्स लोअर से जब हाइयर में ट्रांजिशन होता है तो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन, और हाइयर से लोअर में जब होता है तो एमिट करता है। तो वही हो रहा है कि एनर्जी तब या रेडिएशन तभी एमिट या अब्जॉर्ब होगी जब ट्रांजिशन होगा। जब कॉन्स्टेंटली किसी एक ही लेवल में घूम रहा होगा किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, तब फिक्स्ड एनर्जी होती है, उसकी कोई रेडिएशन का एमिशन या एब्जॉर्प्शन नहीं होता। Therefore मैक्सवेल्स ईएम थ्योरी डज नॉट अप्लाई हेयर। तो ईएम थ्योरी के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, और क्योंकि वेव होती है ना, ईएम थ्योरी वेव्स के लिए बनाई गई है, वेव्स यानी रेडिएशंस लाइट वगैरह का कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। एंड ईएम थ्योरी के अकॉर्डिंग जब कोई चार्ज पार्टिकल घूमता है सर्कल के अंदर, तो रेडिएशन एमिट करता है, कंटिन्यूअसली एमिट करता है। वो कोई ऐसा पल नहीं होता जब वो उस रेडिएशन को एमिट ना कर रहा हो। जब तक वो घूमता रहेगा चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में, तब तक रेडिएशन एमिट करता रहेगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ तभी एमिशन या एब्जॉर्प्शन हो रहा है रेडिएशन का जब हाइयर लेवल से लोअर लेवल में आ रहा है, वरना तो आराम से इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में घूम रहा है, कोई एनर्जी लूज नहीं कर रहा है। सो दैट्स वाई ईएम थ्योरी डज नॉट अप्लाई हेयर। कंटिन्यूअसली रेडिएशन का एमिशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, ईएम थ्योरी अप्लाई नहीं होगी। दैट इज वाई ओनली सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट्स आर अलाउड। तो अगर ईएम थ्योरी अप्लाई हो रही होती तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता एटम का, एंड कंटिन्यूअस ऑर्बिट्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक हाइयर ऑर्बिट यानी हाइयर लेवल होता है, एक लोअर लेवल होता है, और उनके बीच में जब ट्रांजिशन होता है तब रेडिएशन एमिट होती है। तो देर आर फिक्स्ड ऑर्बिट्स हेयर, नॉट कंटिन्यूअस ऑर्बिट्स जिनमें कोई रीजन्स ही डिफाइन नहीं है, हाइयर लेवल का कुछ होता ही नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है यहाँ पे लेवल्स, फिक्स्ड ऑर्बिट होते हैं। तो दैट्स हाउ ईएम थ्योरी यहाँ पे अप्लाई नहीं होती। Derivations are quite complicated and are discussed in higher classes. So this is my rule, this is my theory for physics and physical chemistry. जितने भी डेरिवेशंस होते हैं यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री में देंगे या फिजिक्स में, वो कॉम्प्लिकेटेड हैं, सारे ही कॉम्प्लिकेटेड हैं। कॉम्प्लिकेटेड ना भी हो, सिंपल भी हो चाहे, तो हमारे काम के नहीं हो, नीट में किसी काम के नहीं आने वाले। फॉर्मूला देखना है हमें सिर्फ फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में, उससे हमारा काम हो जाएगा। और जितनी रेलेवेंट थ्योरी हमें समझनी है फॉर्मूले को समझने के लिए, सिर्फ उतना हमें समझना है। तो ये मेरा रूल है फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। स्टेशनरी स्टेट्स या फिर एनर्जी लेवल्स फॉर इलेक्ट्रॉन आर रिप्रेजेंटेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। दिस कैन बी इक्वल टू 1 2 3 टिल इन्फिनिटी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय n। Radii of the stationary state are expressed as r is equals to n square a. Here n is again principal quantum number and a naught is 52.9 picometer। ये वैल्यू ज़रूर याद रखिए, नंबर याद होना चाहिए, 52.9 पिकोमीटर होता है। रेडियस ऑफ द फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट इज कॉल्ड बोहर्स ऑर्बिट, इसकी वैल्यू होती है 52.9 पिकोमीटर। Put n is equals to 1, the first stationary state, you will get the radius to be 52.9 picometer। इसको बोहर्स ऑर्बिट या बोहर्स रेडियस बोला जाता है। It is the energy associated with electron in any stationary state with n is equals to 1 2 3 till infinity। Energy is given by minus of r upon n square। n is again principal quantum number and r is here Rydberg constant। जी हाँ, जो हमने पहले वैल्यू देखी थी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर थी, वो यहाँ इसको एनर्जी के टर्म्स में दिया गया, तो इसकी कांस्टेंट की वैल्यू बदल गई। सो वेव नंबर के टर्म्स में थी ये 109677, एनर्जी के टर्म्स में है 2.18 10⁻⁻18 जूल। याद रखना आसान है, ये नंबर काफ़ी आसान है। ये एक्चुअली इसकी एक और वैल्यू है 10⁻7 के अराउंड मीटर में है वो,
वो भी आपको याद रखनी है। तो सेंटीमीटर में आता है 109677, मीटर में होती है 10⁻1 × 10⁻7, और यहाँ पे एनर्जी की टर्म्स में होती है 2.18 × 10⁻−18 जूल। तो ये तीनों वैल्यूज़ आपको याद रखनी होंगी। आगे जब n की वैल्यूज यानी एनर्जी लेवल्स हम बढ़ाते जाते हैं, फॉर n इज इक्वस टू 2, ग्राउंड सेट के लिए n इज इक्वस टू 1, तो एनर्जी वैल्यू ऐसे ही अकॉर्डिंगली डिफरेंट होती जाती है, आपको ये बताया गया है यहाँ पे। फिगर 2.11 जो एनर्जी लेवल्स का फिगर हमने देखा था लाइमर बामन पास्टन के लिए, उसकी बात कर रहा है ये। इट डेपिक्ट्स द एनर्जी लेवल डायग्राम, तो उसमें बहुत सारे एनर्जी लेवल्स भी तो थे, एन इज इक्वस टू 1, एन इज इक्वस टू 2 टिल इन्फिनिटी, तो दैट्स वाई इसको बोला है एनर्जी लेवल डायग्राम। When the electron is free from the influence of nucleus, its energy is taken to be zero. सो जैसे जैसे क्लोज जाता है न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन क्लोज एनर्जी लेवल्स में, तो उसकी एनर्जी नेगेटिव ली जाती है। ये शो करता है कि जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव होती है, ये शो करता है कि वो न्यूक्लियस से बंधा हुआ है इलेक्ट्रॉन। बाउंड एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी ये नेगेटिव होती है, नेगेटिव ले देते हैं, तो ये शो करता है ये। वैन n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट लेवल में पहुंच गया इलेक्ट्रॉन, तो इसको आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम बोला जाता है, कि निकल ही गया उससे एटम से, न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी n इज इक्वल टू इनफाइनाइट स्टेट में पहुंच गया, तो इसको आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस एंड इज प्रेजेंट इन nth ऑर्बिट, एनर्जी इज एमिटेड एंड इट्स एनर्जी इज़ लोअर्ड। तो ये बोल रहा है कि हाइयर लेवल से जब लोअर लेवल में न्यूक्लियस के नज़दीक जाता है इलेक्ट्रॉन, तो इस एनर्जी डिक्रीजेज एंड बिकम्स मोर एंड मोर नेगेटिव, एंड दैट्स हाउ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन इट गोज फ्रॉम हाइयर टू लोअर एनर्जी लेवल। What does the negative electronic energy for hydrogen atom mean? So it only means that electron is bound to the nucleus. Negative energy का ये मतलब होता है, it means that energy of electron in the atom is lower than the energy of the free electron. तो free electron की energy ज़ीरो होती है, एंड बंधे हुए इलेक्ट्रॉन की जो न्यूक्लियस से बंधा हुआ है उसकी एनर्जी नेगेटिव होती है, यानी लोअर होती है। ज़ीरो से तो लोअर ही हुई, नेगेटिव। एनर्जी ज़ीरो होती है व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। एन इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी के लिए बोला है। एज द इलेक्ट्रॉन गेट्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस, एन डिक्रीजेज एंड ई एन बिकम्स लार्जर इन एब्सोल्यूट वैल्यू एंड बिकम्स मोर नेगेटिव। ये अच्छे से समझ लीजिए, ये पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है। इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे न्यूक्लियस के नज़दीक आता है मींस एन डिक्रीजेज। सो लेट से पहले एन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी, फिर आ गया एन इज इक्वल टू 3 पे, एन इज इक्वल टू 2 पे, एन इज इक्वल टू 1 पे। तो जैसे जैसे एन डिक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नज़दीक आता जाता है, तो वही बताया गया यहाँ पे। ई एन बिकम्स लार्जर इन एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ई एन का फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा, ई एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर अपॉन एन स्क्वायर। सो एन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और माइनस साइन के साथ होता है, तो जैसे जैसे एन डिक्रीज करेगा तो ई एन इंक्रीज करेगा, लार्जर होती जाएगी इसकी वैल्यू, बट ओनली इन एब्सोल्यूट टर्म्स। क्योंकि नेगेटिव साइन उसके आगे लगा हुआ है, तो हम जानते हैं कि नेगेटिव वैल्यू नंबर में जितनी बड़ी होती जाती है उसका मैग्नीट्यूड उतना छोटा होता जाता है। तो आगे वही बोला, इट बिकम्स मोर एंड मोर नेगेटिव एंड स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड एंड लार्जर इन एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये समझिए, ये बोला गया है यहाँ पे। मोस्ट नेगेटिव एनर्जी वैल्यू इज गिवन बाई एन इज इक्वल टू 1, जब सबसे टाइटली बाउंड होता है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन, एंड इट इज़ द मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट। इसको ग्राउंड स्टेट बोला जाता है, इट इज़ मोस्ट स्टेबल स्टेट। ये जनरल फॉर्मूला होता है वेवलेंथ का। एक्चुअली जो
इसमें एक्चुअल फॉर्मूला दिया हुआ है, पहले वो देखते हैं फिर हम डिस्कस करेंगे इसको। Bohr's theory is applicable to only one electron species like He plus, Li2 plus and Be3 plus because it was originally given only for hydrogen atom and hydrogen atom में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। एनर्जी का जनरलाइज्ड फॉर्मूला फॉर डिफरेंट एटम्स हाइड्रोजन के अलावा उसका होता है -2.18 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल एंड रेडियाई का होता है 52.9 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड पिकोमीटर। तो ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ भी आपको याद रखनी है। एंड एनर्जी का तो इवन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वो भी आपको याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म्स में होता है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की वैल्यू। सो इनकी एग्जैक्ट वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए और इनकी डिपेंडेंस भी पूछी जाती है एटॉमिक नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एनर्जी और रेडियाई की, तो वो भी याद रखिए। E is directly proportional to Z square inversely proportional to n square energy of an electron in nth orbit energy level and for atom of atomic number Z और radii of nth orbit is given by n square by Z। तो ये दोनों भी आपको याद रखनी होती है, इनकी डिपेंडेंस याद रखने की एक ट्रिक है। रेडियाई का तो आप ऐसे याद रख सकते हैं रनटोज से, जैसे मेंटोज होता है वैसे ही रनटोज भी होता है, यानी रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। तो रनटोज से ऐसे आप याद हो जाएगा RN2Z। एंड एनर्जी लेवल्स ऐसे याद हो सकता है इज्जत दो ना दो। तो जो ये एनर्जी का फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं एंड इलेक्ट्रॉन के पास अगर एनर्जी है तो उसको इज्जत की क्या ज़रूरत है। जिसके पास एनर्जी या पावर होती है उसको इज्जत की कोई ज़रूरत नहीं होती, पावर ही काफ़ी होती है उसके लिए। तो वही है कि इलेक्ट्रॉन के पास अगर एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो उसको इज्जत की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो बोल रहा है इज्जत दो ना दो। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं एनर्जी और रेडियस की डिपेंडेंस ऑन NN/Z। एनर्जी बिकम्स मोर नेगेटिव दैट ऑफ रेडियस बिकम्स स्मॉलर विद इंक्रीजिंग जेड, वही जेड के साथ डिपेंडेंस बता रहा है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स गेट मोर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस एज जेड इंक्रीजेज। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड होती है एनर्जी एंड जितना ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी ही ज़्यादा टाइटली बाउंड होगा न्यूक्लियस से। एक्चुअली जेड के साथ एनर्जी सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू में लार्जर होती है, मैग्नीट्यूड में कम होती जाती है जेड के साथ। सो जैसे जैसे जेड बढ़ता जाएगा इंक्रीजिंग जेड के साथ एनर्जी नेगेटिव में इंक्रीज होती जाएगी, मीन्स और छोटी होती जाएगी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। सबसे नज़दीक तो लेवल होता है n=1, उसमें लोअर मोस्ट वैल्यू ऑफ एनर्जी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन की स्पीड सबसे कम होती है। स्पीड सबसे कम होगी तो न्यूक्लियस उसको और ज़्यादा टाइटली उसको पकड़ पाएगा। इट विल बी बाउंड टू द न्यूक्लियस मोर टाइटली एंड रेडियस ऑफ कोर्स उसकी कम होगी बिकॉज जेड के इंक्रीज होने के साथ, बिकॉज इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। इसका रीज़न भी है दोस्तों, क्योंकि जेड होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जेड न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इतने ही होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने बढ़ते जाते हैं पॉजिटिव चार्ज उतना बढ़ता जाता है एटम पे, और इलेक्ट्रॉन को फिर वो अपनी और ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, तो उनमें अट्रैक्शन और ज़्यादा हो जाता है। दैट्स वाई उसको और नज़दीक खींच लेता है वो और रेडियस स्मॉलर हो जाती है। तो ये रीज़न होता है इंक्रीजिंग जेड के साथ रेडियस डिक्रीज क्यों करती है। एक्चुअली ये जो दोनों डिपेंडेंस होती हैं एनर्जी की और रेडियस की, ये कंसेप्चुअली भी एक्सप्लेन कर दी जा सकती हैं। मैंने इनके लिए आपको ट्रिक बताई, क्योंकि ट्रिक से याद रखना आसान है और जल्दी है, दैट्स वाई मैंने ट्रिक बता दी। लेकिन ये कंसेप्चुअली भी एक्सप्लेन करी जा सकती हैं, जैसे मैंने अभी जेड एक्सप्लेन किया था।
जेड की वेरिएशन, रेडियस की वेरिएशन विद जेड। उसी तरह ये वेलोसिटी की वेरिएशन है, इलेक्ट्रॉनिक वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम जानते हैं E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। एंड हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इज़ नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी इज़ हाफ एम बी स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। एंड हम जानते हैं कि एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अंडर रूट ऑफ एनर्जी ले लेंगे आप यहाँ पे, तो उससे स्क्वायर कट जाएगा, तो वेलोसिटी का बचेगा जेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। तो वही आपको यहाँ पे बताएगा कि क्वालिटेटिवली हम वेलोसिटी की डिपेंडेंस भी पता लगा सकते हैं। इट इंक्रीजेज विद द पॉजिटिव चार्ज मीन्स जेड ऑन द न्यूक्लियस एंड डिक्रीजेज विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स मीन्स एन। Explanation of line spectrum of hydrogen. So line spectrum observed in case of hydrogen atom can be explained using Bohr's model। तो ये तो हमने देखा ही था कि सिर्फ दो ही चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है Bohr's model, स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अभी स्पेक्ट्रम की बारी है, लाइन स्पेक्ट्रम की। रेडिएशन एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इफ इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी लेवल एंड रिलीज्ड और रेडिएटेड व्हेन इट गोज फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल। सो वही बोला गया है। एमिटेड किस केस में होती है और एब्जॉर्ब किस केस में। एनर्जी गैप ऑफ कोर्स दिया जाता है फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, एनर्जी ऑफ द फाइनल एक्साइटेड सेट माइनस द एनर्जी ऑफ द इनिशियल वन। ये एनर्जी गैप होता है दो ऑर्बिट्स के बीच में। फिर ये फॉर्मूला दिया गया है एनर्जी गैप का, आप जानते ही हैं। ई का हमने देखा था फॉर्मूला माइनस आर अपॉन एन स्क्वायर। तो उसी का एक्सटेंशन है कि ये दो ऑर्बिट्स के बीच में जब ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल्स के बीच में, तो कैसे इस फॉर्मूला को डेल्टा ई की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो सिर्फ वही बताया गया, तो देख ही चुके हैं हम ये। फिर फ्रीक्वेंसी के लिए बताया गया ट्रांजिशन में फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो डेल्टा ई अपॉन एच, ये भी हम देख चुके हैं। ये वैल्यू ज़रूर याद रखिए, 3.29 न्यूटन टू द पावर 15। एक्चुअली अगर आप इसको ऐसे याद रखें कि 3.39 न्यूटन टू द पावर 15, तो आपको याद रखना आसान होगा, क्योंकि 3 और 3 6 और 9 15। तो इन नंबर से ये वैल्यूज़ आपको याद हो जाएगी। 3.39 10 टू द पावर 15 वेव नंबर क्या होता है एनर्जी ट्रांजिशन में, उसकी वैल्यू तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि मीटर की टर्म्स में क्या होती है वैल्यू। इट इज़ 1 × 10⁻⁷। In case of absorption spectrum, n final is greater than n initial, and the term in the parenthesis is positive and energy is absorbed। एंड एमिशन के केस में इनिशियल जो नंबर है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फाइनल, एंड एनर्जी इज़ नेगेटिव एंड इज़ रिलीज। तो ये समझिए क्या बोला गया, ये तीनों जो कोरिस्पोंड दी गई हैं फॉर्मूला के अंदर, वो कैसे वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, कौन सी पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव हो रही है, ये समझिए कैसे किया गया है इसको। देखिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ये तो हम जानते हैं, और एमिशन स्पेक्ट्रम एनर्जी रिलीज होगी, ये हमें पता है। जो टर्म यहाँ पे जानने लायक है और थोड़ी उलझी हुई है, वो ये पेरेंथेसिस है। टर्म इन द पेरेंथेसिस वुड बी पॉजिटिव एंड डेल्टा ई वुड बी नेगेटिव व्हेन द कंडीशंस ऑफ एन एफ एंड एन आई इज चेंजिंग। तो जब फाइनल एन एफ इज़ ग्रेटर देन एन आई, तो टर्म इन द पेरेंथेसिस पॉजिटिव। तो ये पेरेंथेसिस की टर्म है ब्रैकेट के अंदर जो है, ये पॉजिटिव कैसे होगी, जो एन एफ होगा, एन एफ अगर बड़ा है तो 1/n f छोटा होगा, और एन आई अगर छोटा है तो 1/n i बड़ा होगा। तो बड़े में से छोटा जब निकालेंगे तो टर्म होगी पॉजिटिव। तो वही आपको यहाँ पे बोला गया पैरेंथेसिस में टर्म पॉजिटिव होगी। एंड द सेकंड केस इट वुड बी नेगेटिव
एंड डेल्टा ई के लिए इसी को बता दिया गया कि डेल्टा ई ही है। तो ये जो टर्म फॉर्मूला आपको गिवन है ये वेव नंबर के लिए गिवन है। वेव नंबर होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ एंड एनर्जी इज आल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। सो दैट्स वाई जो वेव नंबर की डिपेंडेंस होगी वेवलेंथ पे वही होगी एनर्जी की। दैट्स वाई ये दोनों सिमिलरली अलाइन करते हैं इनकी डिपेंडेंस ऑन वेवलेंथ, डेल्टा की और वेव नंबर की। सो अब देख लेते हैं ये फॉर्मूला 1/λ का यानी वेव नंबर का। इट इज़ वेव नंबर ओनली। ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला होता है सभी एटम्स के लिए। यहाँ पे Z=1 पुट कर दीजिए, आपके पास हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला आ जाएगा ये। तो RZ² इंटू 1/n² 1 माइनस 1/n²। N1 इज़ लोअर एनर्जी लेवल एंड N2 इज़ हाइयर एनर्जी लेवल हेयर। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला बिकॉज ये थ्योरी में तो यहाँ भले ही गिवन ना हो, लेकिन जब एक्सरसाइज करेंगे आपको एक दो क्वेश्चन इस फॉर्मूला से भी मिल जाएंगे। सो दैट्स वाई आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। यानी ये याद रखना आसान भी है क्योंकि हम जानते हैं कि E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z² एंड वेव नंबर और एनर्जी की डिपेंडेंस सेम होती है, तो इट मस्ट आल्सो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z²। सो दैट्स वाई इसको याद रखना भी आसान है। In case of emission spectrum, when there are large number of hydrogen atoms, there would be large number of spectral lines and the brightness or intensity of spectral line will depend on the number of photons. So जितनी ज़्यादा number of photons होंगे उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी यानी ब्राइटनेस होगी, तो उसी के प्रपोर्शन में ये इंक्रीज हो जाएगी। ऑफ द सेम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड। सो जिस वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा होंगे उनकी फिर ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाएगी यानी इंटेंसिटी उन स्पेक्ट्रल लाइंस की इंक्रीज हो जाएगी। सिर्फ इतना बोला गया है यहाँ पे। एग्जाम्पल 2.10 आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है फॉर अ ट्रांजिशन फ्रॉम n=5 स्टेट टू n=2 स्टेट। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं तो उससे करिए तो बहुत जल्दी होगा ये। यहाँ पे एक लंबा मेथड लिया गया एनसीईआरटी के द्वारा। पहले एनर्जी निकाली और फिर उसको डिवाइड किया प्लैंक्स कांस्टेंट से, तब फ्रीक्वेंसी आई। तो ऐसे इस लंबे मेथड से आप मत कीजिए। एक्चुअली उसने फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों पूछी हैं आपसे। तो फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए फिर उसको डिवाइड स्पीड ऑफ लाइट से फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कीजिए, तब आपके पास वेवलेंथ आ जाएगी यहाँ से। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा इस लंबे मेथड से करना जो एनसीईआरटी ने दिया है। आप सीधे फॉर्मूला लगाइए जो मैंने आपको लर्न करवाया 3.39 × 10⁻15। ऐसे लर्न करेंगे आप इसको। 1/n1² माइनस 1/n2²। सो n1 और n2 की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से। n1 is equals to 2 and n2 is equals to 5। तो यहाँ से आ जाएगा 3.29 into 21 डिवाइड बाई 100। इस 3.29 को आप मान लीजिए 3.3 और इसको 20 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास आएगा 6.6। क्योंकि यहाँ पे 21 है तो 6.6 से थोड़ा ज़्यादा होगा तो 6.9 होगा, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 69 × 10⁻13। तो वही आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा 6.91 × 10⁻14 इसी को लिख सकते हैं आप 69 को लिख सकते हैं 6.9 × 10⁻14। तो स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड करिए इस फ्रीक्वेंसी को, यू विल गेट द वेवलेंथ टू बी 434 नैनोमीटर। 6.9 को ऑलमोस्ट 7 मानिए तो 7×4 = 28, लेकिन ऊपर 30 है तो 4 से थोड़ा सा ज़्यादा आंसर होगा तो 4.3 के आसपास आ रहा है। तो ऐसे 434 नैनोमीटर आप आंसर निकाल लेंगे। 2.11 में एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He+ पूछिए और रेडियस पूछिए इसकी। तो पुट कर दीजिए एनर्जी और रेडियस के फॉर्मूला में। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n=1 एंड He+ के लिए Z=2 आपको पुट करना होगा।
रेडियस के फॉर्मूला में इन दोनों को पुट कीजिए तो एनर्जी का फॉर्मूला हमने देखा कि ये होता है, एंड रेडियस का फॉर्मूला ये नैनोमीटर के अंदर। एक्चुअली सिर्फ एक ही आप याद रखना है आपको, या तो पीकोमीटर में रख लीजिए या नैनोमीटर के अंदर। पीकोमीटर में ये आसान है, 52.9 एक आसान नंबर लगता है मुझे याद रखना, तो वहीं से आप याद रख सकते हैं। अगर नैनोमीटर में आपको अच्छा लग रहा है तो ये भी कर सकते हैं आप। तो पुट वैल्यूज़ हेयर यू विल गेट द आंसर। तो ये तो डायरेक्ट ही कैलकुलेशन है, 2.18 इंटू 4, ये तो सीधा 2 चौके 8 सीधा आ रहा है, ये तो आंसर यहाँ पे। और 18 चौके 72, एंड इन दिस वन इस 52.9 को ऑलमोस्ट 52 मान लीजिए, तो 26 दूनी 52 होता है, तो ऑलमोस्ट 26 के पास आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आगे लिमिटेशंस हैं बोहर्स मॉडल्स की, लेकिन ऑलरेडी 1 आवर से ऊपर हो चुका है इस लेक्चर का लेंथ, तो इसको नेक्स्ट पार्ट में हम इंक्लूड करते हैं। लिमिटेशन ऑफ बोहर्स मॉडल से आगे हम पढ़ेंगे। आई थिंक इसमें जो थ्योरी का पार्ट बचा है ऑलमोस्ट एक ही लेक्चर लगेगा, उसमें थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, एंड एक और लेक्चर आने वाला है फिर एक्सरसाइज के लिए और एग्जाम्पल क्वेश्चन के लिए। तो मुझे लगता है कि 6 लेक्चर्स में ये चैप्टर पूरा पैकअप हो जाना चाहिए।